शुरू करते हैं। जी। पिछले जो मीटिंग में हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप में से कोई बताना चाहेगा क्या कि हम क्या बात कर रहे थे? देखिए, मैं जो बात कह रहा था सोक्रेटिक डायलॉग के बारे में, और उसमें मोटी मोटी बात मैंने कही थी, वो आपको रिवाइज कर देता हूँ। वो ये कि सोक्रेटिक मेथड जो है, देखिए पहली बात तो क्या है कि मैंने कहा कि दो अप्रोचेज हैं, कंटेम्पलेटिव अप्रोच, एक सोक्रेटिक अप्रोच। और जब सोक्रेटिक अप्रोच की बात करते हैं तो हमने एक बात की थी कि आमतौर पर लोग बाग अपने अनएग्जामिन्ड अजम्पशंस, जो मान्यता है, अपरिचित मान्यता है, और उनके रिजिड जो पोजीशंस हैं किसी विषय के बारे में, किसी के बारे में, और सुपरफिशियल जो डिस्कशंस होते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं। इसलिए वो कोई जेन्युइन इंक्वायरी में नहीं लगे होते, क्योंकि उनका जो सोच है वो केवल अनएग्जामिन्ड अजम्पशंस, रिजिड पोजीशंस, सुपरफिशियल डिस्कशंस तक होता है ना। ये जो अप्रोच है, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे एक गहन समझ को और हमारी समझ को रोकती है, ब्लॉक करती है, चेक करती है। हमारे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को, आलोचनात्मक जो हमारा मनन है, उसको भी चेक करती है। और इसका मतलब होता है कि जो प्रज्ञा की हमारी परस्यूट है, खोज है, उसको भी वो रोकते हैं, चेक करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने एक 3 शब्दों का प्रयोग किया, आपको ध्यान हो, डिबेट, डिस्कशन एंड डायलॉग। तो दूसरी बात मैंने कहा कि आप डिबेट में होता है विनिंग आर्ग्यूमेंट्स, आप जीतना चाहते हैं। डिस्कशन में होता है कि डिसीजन मेकिंग होता है, और डायलॉग में होता है शेयर्ड एक्सप्लोरेशन। ये मैंने बात कही थी कि 3 बातें। डिबेट हमेशा एक क्लैशेस को जन्म देता है। डिस्कशन में लेट्स डिसाइड, ये बात होती है, लेकिन जो डायलॉग है वो हमेशा, उसमें 3 बातें होती हैं। एक तो होता है कि एक्सप्लोरिंग टुगेदर, दूसरी बात होती है अंडरस्टैंडिंग, और तीसरी बात होती है शेयर्ड इंक्वायरी। तो उसमें एक एटीट्यूड होता है लेट अस लर्न, और उससे इंसाइट आती है। तो ये पिछली बार मैंने आपसे बात की थी। अब इसके अलावा एक और बात जो मैंने की थी आपसे, वो ये था कि जो सोक्रेटिक डायलॉग है, उसको उसका फंक्शन क्या है, और अप्रोचेस की जैसे मैंने बात की थी, और क्रिटिकल थिंकिंग की क्या पहचान है, ये मैं आपसे चर्चा की थी उसमें। और फिर मैंने एक बात की कि डायलॉग के साथ में एक एम्पैथी होती है, जिसके साथ आप डायलॉग करते हैं। जैसे कि एक तो व्हाट इज द गोल और फंक्शन ऑफ डायलॉग विद सोक्रेटिक डायलॉग, इज क्लैरिफाइड थॉट्स, यानी आपके विचारों में स्पष्टता लाना, और जो डिस्पेल कंफ्यूजन, जो आपकी भ्रांतियां हैं उनको खत्म करने के लिए। मतलब ये कि जो
एक एक प्रकार से फॉल्टी रीजनिंग है, उसको दूर करने के लिए। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो है कि स्ट्रेंथनिंग ऑटोनॉमी। उससे आपका डायलॉग करते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ऑटोनॉमी आती है, और इसके साथ साथ डायलॉग करने वाले के अंदर या क्लाइंट के अंदर अपनी पावर ऑफ रिफ्लेक्शन डेवलप होती है, मनन करने की। एक ये बात थी। दूसरी बात एक और जो मैंने बात कही थी उस पर ये था कि डायलॉग, सोक्रेटिक डायलॉग प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज, जैसे कि करेज, ओपन माइंडेडनेस, फेयरनेस एक्सेट्रा। इसके और मोरल वर्च्यूज जो हैं, टॉलरेंस है, सॉलिडरिटी इत्यादि। डायलॉग focuses on experience as a source of wisdom and testing the concepts. दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे विश्वास जो हमारे फंक्शनल नहीं है, काम में नहीं आते, डाई फंक्शनल है, बल्कि अवरोध पैदा करते हैं, जो हमारे गोल्स को प्राप्त करने में, उनको भी रिकंस्ट्रक्ट करता है डायलॉग। ये मैंने आपको बात की थी। एक जो महत्वपूर्ण बात थी, जो चर्चा थी, वो ये था, इस पर कुछ प्रश्न उठाया था मैंने आइड आउट को लेकर के आपको नोट डाला था, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा, वो पढ़ना चाहिए। तो ये जो मैं चर्चा आपसे कर रहा था कल, जो मैंने कहा, फिर मैंने एक आपको एक डायलॉग का फ्लो बताया कि डायलॉग से क्रिटिकल थिंकिंग से होता ऑटोनॉमी, जैसी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, और ट्रांसफॉर्मेशन। ये फ्लो है, इसको बोलते हैं कि ए फ्लो फ्रॉम डायलॉग। सो डायलॉग, फ्रॉम डायलॉग टू क्रिटिकल थिंकिंग टू ऑटोनॉमी, फ्रॉम ऑटोनॉमी टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चर्चा मैंने कल आपके साथ की थी। अब मैं एक दूसरी बात अब शुरू करना चाहता हूँ आपके साथ में, कि डायलॉग जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ डायलॉग इन फिलोसॉफिकल काउंसलिंग, ये हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, डायलॉग जो है, एक तो डायलॉग का मतलब क्या है। आप अपने मित्र से बात करते हैं, यानी जैसे गॉसिपिंग करते हैं, तो ये डायलॉग नहीं है। या आपने कोई इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को दी, वो भी डायलॉग नहीं है। सो डायलॉग इज नॉट ए गॉसिपिंग। डायलॉग और इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर। क्यों? ये दोनों सिचुएशंस हैं, इन दोनों में एक कमिटमेंट नहीं है बिटवीन द स्पीकर एंड द हियरर। ये समझने की बात है कि इनको हम डायलॉग क्यों नहीं कह रहे हैं। जो मीनिंगफुल डायलॉग होता है बिटवीन वन पर्सन, द स्पीकर एंड द हियरर, तो यहाँ क्या होता है, इस जो मीनिंगफुल डायलॉग, वन पर्सन स्पीकर opens himself in front of the other person, the listener or hearer। जैसे मान लो काउंसली है और काउंसलर है, तो द हियरर अंडरस्टैंड्स एंड रेंडर्स हिज व्यूज, उनको समझा, ये बात होता है। सो बोथ पर्सन, द स्पीकर एंड हियरर और लिसनर, गेट न्यू इंसाइट on the concerned issue। और जो मिसगिविंग्स होती हैं, दे आर ऑल्सो रिमूव्ड इन डायलॉग, एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज मे बी नोटिस्ड इन डायलॉग। तो एक डायलॉग की बात है, इसको भेजना कहिए। एक और बात होती है कि सक्सेसफुल डायलॉग हम बात करें, तो वहां पर क्या है कि जैसे कल भी मैंने कहा था, और मार्टिन ब्रूवर का नाम को लेकर बात मैंने कहा, एक सक्सेसफुल डायलॉग इज that dialogue where the role of speaker and listener changes. Speaker becomes a listener, listener becomes the speaker. So this is the test of success. Otherwise it will be preaching, one sided dialogue होगा, यानी मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो ये डायलॉग नहीं है। डायलॉग होता है जब आप मुझसे प्रश्न करें, बात करेंगे ना, उस तरह।
तो इसलिए क्या है कि both the person should overcome their egos and try to learn a new things. ये एक सक्सेसफुल डायलॉग की पहचान है. सो डायलॉग इज एन इम्पॉर्टेंट एंड सेंट्रल इवेंट इन आवर लाइफ. आप सब जानते हैं कि बातचीत करना हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है. ये उतना ही महत्व रखता है जितना हमें खाने की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है, और वो हमारे सर्वाइवल की ज़रूरत होती है. अदरवाइज अगर ये ना हो तो आप अगर बात करने वाला ना हो, कोई अकेले हो जाए तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो जो इसलिए मैंने कहा कि डायलॉग जो है वो एक सक्सेसफुल डायलॉग की क्या पहचान. इफ यू वांट टू लीड ए क्वालिटी लाइफ और हैप्पी लाइफ, enjoyable life, then we should certainly ask such questions. What are we? Who are others? What they are doing or saying about us? What is going on? So to know the answer these questions is essential. And from here the dialogue, यहाँ dialogue start करने का एक तरीका है. हम जो डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, मैं डे टू डे लाइफ की बात कह रहा हूँ. We not only ask, we also listen others and think over their views. ये हमारे दिन प्रतिदिन की होता है. But this is another intensive process, the excessive passivity, कि आप कुछ बोले ही ना, और excess of activity, आप बहुत ज़्यादा बोलें. Both are not good for a proper dialogue. इसी दी बात, और हमारे डे टू जीवन में आप ये बात करें. So what I am saying, the disciplined practice of thoughtful questioning enables the counselee to examine ideas logically. कि वो उसको मदद करता है काउंसली को. अगर आप डिसिप्लिन थॉटफुल क्वेश्चंस करेंगे तो वो काउंसली को अपने विचारों को तार्किक रूप से परीक्षण करने में सहायता होगा. सो इन ए वे Socratic dialogue is a way, you can say, explore ideas in depth, promotes independent thinking, and gives ownership of what we counsel learning. ये मैंने किया है, right? जो सीख रहा है, ownership की बात होती है. And counseling thinks, discusses, debates, evaluates and analyze the content through his thinking. वो अपने विचार के द्वारा वो करता है. देखिए, हम सोक्रेटिक डायलॉग की जो बात कर रहे हैं, आपको शायद ध्यान हो, मैं एक आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने कई बार रिपीट किया है. सुकरात का एक कथन जो आप सोचें, उसको ध्यान में रखें. वो क्या कह रहा है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. ये बात हो रही है. और मैंने कहा कि एग्जामिन्ड लाइफ का मतलब क्या होता है. मतलब लाइफ डेलिबरेटली और पर्पसफुली और कॉन्शियसली, इस मतलब लाइफ कहता है कि वो लाइफ जो है लाइफ है. मतलब यहां बात क्या आ रही है, फ्रॉम हैबिट टू इंसाइट, कि आपका जो आदत है उससे इंसाइट की तरफ. इसलिए आप देखेंगे कि उसके 4-5 स्टेप्स की मैंने बात की थी, और वो ये था कि क्वेश्चन अजम्पशंस. अब ये मैंने कहा अपने बारे में, जब हम कहते हैं कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, तब मैं अपनी कहता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ. ये हुआ कि जो मेरी हैबिचुअल लाइफ है उससे मैं एक इंसाइटफुल लाइफ की तरफ बढ़ूँ, जो मेरा कहना चाहिए कि एक कॉन्शियस पर्पसफुल लाइफ की तरफ मैं बढ़ूँ. ये एग्जामिनेशन लाइफ होती है. और ये होता कैसे, ये होता है कि क्वेश्चन एजम्पशंस. व्हाई डू यू थिंक लाइक दिस. जब आप कोई विचार कर रहे हैं तो आप ये प्रश्न करें कि व्हाई डू आई थिंक दिस. एक बात, हाउ यू कैन एग्जामिन योर सेल्फ, ये कह रहा हूं. दूसरा, रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस.
जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, व्हाट आई हैव लर्न, जो मैंने सीखा है, उसको उस पर मनन करें। तीसरा, डायलॉग एंड डिस्कशन का मतलब क्या है कि यहाँ ऑलवेज हियर अदर्स पर्सपेक्टिव्स, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी जानने की कोशिश करें। एंड देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज मोरल इंक्वायरी। आप ये प्रश्न करें अपने आप से कि आर माई एक्शंस ट्रू टू माई वैल्यूज, क्या मेरे ये एक्शन जो मैंने किया है जो मेरी मूल्यों के अनुरूप है क्या। और इसके बाद में ये था कि आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करें, लिखें, और मतलब मैंने कि लाइफ जर्नी हिस्ट्री की बात जो मैंने आपसे कहा था कि आप लिखें। इसलिए मैंने उसमें एक लाइन, दो लाइन डाली थी जो मैंने कहा उसमें कि कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ईच रिफ्लेक्शन टर्न्स ऑर्डिनरी लिविंग टू कॉन्शियस लिविंग और पर्पसफुल लिविंग। सो ये जो सोक्रेटिक जो बात थी, इसको, ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैंने आपसे कहा था। ये जब हम डायलॉग में बात करते हैं तो मैं कुछ टिप्स की बात करूंगा कि आप यूजिंग सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, तो कुछ टिप्स की बात है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो आप में से पढ़ाते हैं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ये प्रैक्टिस करें। कुछ ऐसा एक विषय लें जो सामान्य, जो ज़्यादा उस पर बात ना हो, सामान्य सा बात, और उसको विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें और ब्लैक बोर्ड पर लिखें, तो दूसरा विद्यार्थी उसका जवाब दे, तीसरा उसका जवाब दे। कोई डेफिनेशन लेके बात कर सकते हैं और आप देखेंगे बीच बीच में आप प्रूविंग करते रहें तो वो वही बात करेंगे, वही चीज़ें निकाल सकते हैं जो बहुत कुछ लोगों ने उनके बारे में कहा है इस तरह। सो व्हाट यू डू, प्लान सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको अभी एक्सरसाइज दूंगा, एक टॉपिक बताऊंगा और फिर आप उसके अनुसार उसको करेंगे। सो प्लान ऑलवेज सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस दैट प्रोवाइड मीनिंग एंड डायरेक्शन टू द डायलॉग। ऐसे प्रश्न बनाएं जिससे कि डायलॉग में एक सार्थकता आए और उसमें एक डायरेक्शन, दिशा हो। तो पहला काम तो ये है कि फर्स्ट टिप तो ये है। सेकंड इज यूज, जब आपने प्रश्न किया देन वेट फॉर सम टाइम। ऐसा नहीं कि बोला वो आदमी सोचेगा कुछ करे, एटलीस्ट यू हैव टू से समटाइम्स ही आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके बाद में भी नेक्स्ट प्रश्न पूछें, उसमें भी टाइम होना चाहिए। सो यू वेट, सो ऑलवेज वेट टाइम, use wait time and allow at least 30 seconds to the response, and then follow up on the counsel's responses। बताएं आपने ऐसे से कहा। then ask probing questions। probing questions वो होते हैं सो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और व्याख्या करें। एंड इसका मतलब है कि आप ये समराइज बात करते रहें। तो ये जो क्वेश्चनिंग है इसको आप फिर समराइज करते रहें, यानी आप उन जब बात हो रही कि आपने ऐसे कहा है और फिर आप पॉइंट्स लिखते जाएं जो आपने डिस्कस किए ना। आप अभी काउंसलिंग आपने ये से कहा, समराइज करें, फिर आगे बढ़ें और पॉइंट्स लिखते जाएं। तो ये अब ध्यान रखिए, ऐसे करना है। दूसरा क्या है कि समय दीजिए सो दैट द काउंसली discover knowledge on their own through probing questions of counselor। कि प्रोबिंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आप करते हैं उससे वो और अपने बारे में, अपनी समस्या के बारे में और अधिक तरह से जान सकता है, बताएगा तो एक्चुअली जानता है वो। तो ये जो ध्यान रखिएगा जब आप क्वेश्चंस बनाएं और बात करें। देखिए सोक्रेटिक क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो पहले सुकरात के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस को लोगों ने, स्कॉलर्स ने कहा है कि कुछ 5-6 प्रकार के क्वेश्चंस वो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उनका क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस।
तो आप इसको सीखें कि आप कैसे क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी काउंसिलिंग ने कुछ कहा, तो एक प्रश्न होगा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपने ऐसा कहा, इसका क्या मतलब है? समझ रहे क्वेश्चन का नेचर, व्हाट डू यू मीन बाय। मैं जगह छोड़ रहा हूं जो उसने कहा है। इसका मतलब होता है कि आपने जो कहा उसका क्या अर्थ है ना। नेचुरली देन ही विल एक्सप्लेन इट। दूसरा एक तरीका होता है कि आप और स्पष्टता चाहते हैं तो आप उससे पूछें, कुड यू पुट दैट ऑन अनदर वे? क्या आप अपनी बात को एक दूसरी तरह से ही बता सकते हैं क्या? देखिए, अगर आप चीज़ों को जानते हैं ना, तो आप अपनी बात को कई तरह से कह सकते हैं। तो वो कितना स्पष्ट है, क्लैरिफाई है। इसलिए आप उसको ये प्रश्न करें कि क्या आप इसको आप दूसरी तरह से ही बता सकते हैं, अन्य तरह के बताते हैं। और आप तीसरा प्रश्न करें कि व्हाट डू यू थिंक इज द मेन इशू? इस सब बात का मेन इशू क्या है इस बारे में? तो ये जो बात आपने कहा कि क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन है, पहला एक ये आप ध्यान रखिएगा। एंड देन सेकंड इज रीजन एंड एविडेंस क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जिससे कि आपको तर्कना का ज्ञान हो उसकी, और जो बात कही है उसका एविडेंस, साक्ष्य उसमें मिले, इस तरह। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई उदाहरण दे सकते हैं, व्हाट विल बी एन एग्जांपल, राइट? और आप एक बात कहें, फिर कहें कि व्हाट डू यू थिंक दिस इज ट्रू? आप सही है, ये बात है क्या? और डू यू नीड सम अदर इंफॉर्मेशन? यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, कुड यू एक्सप्लेन योर रीजन टू अस? आप इसका कोई रीजन बता सकते हैं? एंड वाई व्हाट रीजनिंग डिड यू कम टू दैट कंक्लूजन? आप किस चिंतन मनन के द्वारा, तर्कना के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे? इज देयर एनी इज देयर रीजन टू डाउट एंड एविडेंस? क्या आपको कोई इस रीजन पर संदेह है क्या, एविडेंस पर संदेह है क्या? और फिर आपको ये विश्वास कैसे मिला, आपके विश्वास का आधार क्या है? तो ये जो है एक बार की इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप उनसे पूछें। इनको हम बोलते हैं रीजन एंड एविडेंस क्वेश्चन, राइट? थर्ड प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो सोक्रेटिक क्वेश्चन, ओरिजिन एंड सोर्स क्वेश्चंस। इज योर आइडिया, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, डिड यू हियर इट फ्रॉम सम प्लेस एल्स? आपने क्या कहीं और जगह सुना इस विचार को? हैव यू ऑलवेज फेल्ट लाइक दैट वे? क्या आपने हमेशा ऐसी महसूस किया? हैज योर ओपिनियन बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग और समवन? क्या आपकी राय किसी के द्वारा प्रभावित हुई है, किसी चीज से प्रभावित हुई है? और इसका मतलब हम ये जानना चाहते कहां से उसका प्रभाव आया, यानी ओरिजिन क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ क्वेश्चन, देन वेयर डिड यू गेट दिस दैट आइडिया, व्हाट कॉज यू टू फील दैट वे? इस प्रकार से महसूस करने का क्या कारण? तो ये एक बात है। तीसरा एक नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो है इम्प्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्वेश्चंस। समझ, इसका इम्प्लीकेशन क्या है जो आप कह रहे हैं? जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको 3-4। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इफेक्ट वुड दैट हैव? आप अगर ये कह रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा? कुड दैट रियली हैपन और प्रोबेबली हैपन? क्या ऐसा हो सकता है, संभव तो हो सकता है? व्हाट इज एन अल्टरनेटिव? इसका विकल्प क्या है? व्हाट आर यू इम्प्लाइंग बाय दैट? इससे आपका क्या इम्प्लीकेशन है? इफ दैट हैपेंड, अगर वो ऐसा हुआ, व्हाट एल्स वुड हैपन एज ए रिजल्ट? तो परिणाम स्वरूप और क्या होगा? एंड व्हाई? तब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तब आपको ये क्वेश्चंस आपके इम्प्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्वेश्चंस हैं जो इसको कहेंगे। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस हैं, देखिए एक और जो क्वेश्चंस हैं वो है व्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस। आपका दृष्टिकोण क्या है? हाउ वुड
other groups of people respond these questions. अगर अन्य आदमी इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे, आप इनको रख लीजिएगा, फिर मैं इसी के अनुसार आपसे कहूँगा. हाउ कुड यू आंसर द ऑब्जेक्शन दैट वुड मेक, आप उस जो ऑब्जेक्शन किया गया है उसको कैसे आंसर करेंगे, क्या आप आंसर कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो ये एक प्रश्न हो सकता है. दूसरा आदमी क्या दूसरा सोच सकता है, इस बारे में विचार कर सकता है, उसका विकल्प क्या है. तो ये प्रश्न, इस तरह के जो प्रश्न हैं, ये सब व्यू पॉइंट्स के, और व्यू पॉइंट जानने के लिए प्रश्न आप पूछ सकते हैं इस तरह. कहने का मतलब क्या है कि द वैल्यू ऑफ फिलोसफी, these are the questions, Socratic questions. The lies in its application to real life. हम फिलोसफिकल काउंसलिंग को की बार बार बात क्यों कर रहे हैं? हम बात करते हैं फिलोसफी इन प्रैक्टिस. अगर आप फिलोसफी इन प्रैक्टिस ना करें तो फिलोसफिकल काउंसलिंग की बात ही नहीं होगी. सो द बेसिक प्रश्न है कि सुकरात एज ए फिलोसफिकल प्रैक्टिशनर के रूप में अगर बात करें तो वो क्या हो रहा है कि द वैल्यू ऑफ फिलोसफी lies in its application to real life. For Socrates, the ultimate aim of philosophy is to improve human condition. And Socrates was convinced that understanding is attainable and that if necessary, requirement for good and happy life. ये अगर आप अच्छा जीवन चाहते हैं तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. दैट इज अटेनेबल ऑल्सो. सो Socrates' approach to understanding human life should be considered the starting point of philosophical practice. Why I am saying this? क्योंकि अगर हम जो सुकरात की जो अप्रोच है अंडरस्टैंडिंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जामिन लाइफ की बात की थी, फ्रॉम हैबिट टू इनसाइट, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलोसॉफिकल प्रैक्टिस. सो ये एक बात है. दूसरा क्या है कि देखिए, वो जो फिलोसफी कर रहा था, आपको अगर आप एपोलॉजी पढ़ें, प्लेटो का जो डायलॉग है, तो वहाँ बड़े इंटरेस्टिंग बात है. वो उस वक्त भी वो कुछ कह रहा है अपने छात्रों से. और एक और इंटरेस्टिंग बात है, सुकरात की वाइफ सुकरात से बड़ी नाराज थी और वो यहाँ तक कि ठंडा पानी रात में डलवा दी थी उस पर. और वो जब फांसी उसको जहर पिलाने का हुआ तो वो उनके स्टूडेंट से कह रहा है कि तुम इसको, ये जाने वाला है, तुम सुन लो इसको, और वो दे देता है. सो कहने का मतलब क्या है कि फिलोसफर रोल इज काइंड ऑफ जस्ट लाइक ए फिजिशियंस रोल. और ये चर्चा उसने क्रीटो में कहा है, जॉर्जिया में कहा है, रिपब्लिक में कहा है कि फिजिशियन केयर्स फॉर द बॉडीज हेल्थ एंड द फिलोसोफर एम्स टू एट इम्प्रूविंग द सोल. वो आत्मा का इलाज करता है, नॉट ओनली इज ओन बट ऑफ द सोल्स ऑफ अदर्स पीपल ऑल्सो. तो ये दार्शनिक का एक काम है. इसी तरह से गौतम बुद्ध को कहा ना भेषज गुरु, तो उसी तरह से सुकरात कहते हैं कि दार्शनिक का काम जो है, फिजिशियन देह की स्वास्थ्य की बात करता है, शारीरिक स्वास्थ्य की बात करता है. दार्शनिक एम्स एट इम्प्रूविंग द सोल, नॉट एज वन इज ओन सोल बट दिस सोल्स ऑफ अदर्स. अपना नहीं, दूसरों की आत्मा की विकास की बात करता है. तो ये दार्शनिक का एक प्रयुक्त बात है. नाउ यहाँ some may raise a question कि मेडिसिन जो है, एक जनरली एक जगह और भी हमने उठाया कि हम जब मैंने कुछ ज्ञान ऐसे हैं जिनका थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिस भी होता है. जैसे मेडिसिन है, उसका थ्योरी भी और प्रैक्टिस है.
और क्या फिलोसफी थ्योरेटिकल है क्या, प्योरली थ्योरेटिकल है क्या? मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोग ये मानते हैं, ये लोगों का आम धारणा भी है कि फिलोसफी प्योरली थ्योरेटिकल है। आप किसी से कहें कि मैं फिलोसफिकल काउंसलिंग क्लास अटेंड करता हूँ, ये थोड़ा बहुत फिलोसफी जानता है तो कहेगा कि ये आप क्या कर सकते हैं, आप तो आत्मा परमात्मा की बात करने वाले लोग हैं, ये क्या कैसे करेंगे? तो उस सेंस में मैं कहता हूँ कि फिलोसफी इज नॉट प्योरली थ्योरेटिकल। एंड सुकरात ने इसको देखा और इसलिए उसने कहा कि फिलोसफी इज द ग्रेटेस्ट आर्ट। कायदों में वो कहता है कि इट इज ए ग्रेट ऑफ आर्ट एंड ऑनर टू प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। वो कहता है मेडिसिन के समान ये भी प्रैक्टिकल है। दैट इज वाई जैसे मिडवाइफरी की बात करता है कि जैसे हम विचार निकालते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए फिलोसफी उतनी ही प्रैक्टिकल है जितना कि मेडिसिन। कुछ लोग जो ये विचार करेंगे कि फिलोसफी जो है मियर थ्योरेटिकल है, वो ठीक नहीं है। सुकरात ने इस बात को अपने उसको यूज करता है, वो फिलोसफी इज द ग्रेटेस्ट आर्ट। और आर्ट कहता है कि इट इज एनालोगस टू, उसने कहा कि ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि मेडिसिन और मिडवाइफरी। सो philosophers they always evaded these questions and ये कुछ मतलब जो है कि और उसको हमेशा जो है वो नेवर एंडिंग क्वेश्चंस में के आंसर्स में लगे रहते हैं। अब व्हाट इज ट्रूथ, लाइफ लॉन्ग आप लगे रहिए, चर्चा करते रहिए बहुत सारे। सो दे एवॉइड दिस इश्यूज। वी सोक्रेटिस से ना, हमारा काम थ्योरेटिकल ही नहीं है, हमारा काम प्रैक्टिकल भी है, राइट? और काउंसलिंग का काम ही यही है। जनरली आप यूनिवर्सिटी में हम करते क्या है, वी आर प्रोड्यूसिंग प्रोफेसर्स, टीचर, रिसर्चर, दे आर डेवलपिंग देयर फिलोसॉफिकल स्किल्स टू हेल्प। लेकिन Socrates believed that the unexamined life is not worth living. So he encouraged and challenged others to help him. So this is the दूसरा क्या है कि सुकरात का विश्वास ये था कि जो एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्टिकुलर लाइफ एंड इट्स कनेक्शन टू लाइफ इन जनरल with some else's life, help that was the most conducive to making the life worth living. कि आप इतना अपने एग्जामिन लाइफ को औरों के साथ शेयर करना, उनके साथ जोड़ना, यही जो है एक वर्थ लिविंग, जिंदा रहने का एक मतलब है, उद्देश्य है, कारण है। सो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग is a sort of cooperative examination of a particular individual's life and its connection to life in general, of which Socrates was speaking. So this was the purpose of philosophical counseling. Actually works in helping people to see their lives as worth living, जिससे कि उनका जीवन एक जीने योग्य हो। मैंने कहा कि फ्रॉम हैबिट टू इंसाइट बने। सो जैसे मैंने कहा कि दे आर, अब मैं एक उदाहरण, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात भी कही थी कि सक्सेसफुल एग्जामिनेशन का क्या मतलब है। वो सब प्रश्न दे रहे थे। अब हम कहते हैं कि ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन इज सक्सेसफुल, फिर एग्जामिनेशन लाइफ इज सक्सेसफुल इन ए फिलोसॉफिकल काउंसलिंग रिलेशनशिप की मैं बात करूं, उसके 4-5 बातें। पहली बात तो क्या है, क्लाइंट्स रिकॉग्निशन दैट देयर इज ए प्रॉब्लम। बाकी तो पहले प्रॉब्लम पता ही नहीं, सेल्फ एग्जाम। दूसरा यह है कि ट्रस्टिंग इन अदर। तीसरा है इमोशनल रिलीज, संवेग की अभिव्यक्ति होती है। चौथा इंसाइट, और पांचवा है डिस्कवरी टू ऑल्टरनेटिव।
ये 5 जो है सक्सेसफुल सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ के फिलोसफिकल काउंसलिंग सेटिंग में मतलब है इसका। ये जो बात है कि तो what Socrates truly Socrates' precise investigation of the thinking, concepts and value that we put into practice. तो ये सोक्रेटिस की बात है जो सोक्रेटिस कहता है। दूसरा मैंने एक दो बात और की जो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग जो है उसमें एक आप ध्यान रखने की बात है जो वो है कि वो मैंने पहले भी कहा, उसको दूसरी तरह से रखता हूँ। फिलोसॉफिकल काउंसलिंग इज ए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। और मान लो सपोज यू आस्क मी what I am talking about, the humanistic ethos of dialogue. डायलॉग का ethos क्या है? ह्यूमनिस्टिक, मानवीय। So the humanistic approach ensures philosophical counseling is not abstract theorizing. ये केवल अमूर्त चिंतन नहीं है, but deeply humane practice of dialogue and reflection. फिलोसॉफिकल काउंसलिंग, मैंने कहा कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग जो है केवल ये एब्स्ट्रैक्ट थ्योराइजिंग नहीं है, बल्कि गहन रूप से ये मानवीय प्रैक्टिस है डायलॉग की और मनन करने की। यो मैंने एक शब्द यूज किया था, ह्यूमनिस्टिक इथोस। इसका मतलब होता है, जब ह्यूमनिस्ट एथोस की मैं बात करता हूं, देयर 4 बातें इसमें। डायलॉग ऑफ इक्वल्स, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सोक्रेटिक इंक्वायरी, और ये जो है कि दोनों किसके बीच में होता है? इक्वल्स के बीच में। रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन है ये प्रकार से। एंड सेकेंडली, ये हम कई बार आपको रिपीट कर चुके हैं, वो है कि दिस इज द होल पर्सन अप्रोच, कि द पर्सन आपके सामने व्यक्ति है, वो बीमार नहीं है, ही इज ए होल पर्सन, ये समग्र है। ही हैज अ माइंड, ही हैज इमोशन, ही हैज अ वैल्यूज, एंड देयर इज अ काइंड ऑफ होलिस्टिक एक्सप्लोरेशन। So dialogue equals whole person approach, and third is a self exploration tools. उसमें हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन टूल्स की बात करते हैं, वो अपने आप ही करने की बात। जैसे वो व्यक्ति लाइफ रिव्यू करता है अपनी स्वयं की, और वो जैसे लिखने की एक्सरसाइज करता है, जर्नलिंग करता है। एंड लास्ट इज द मीनिंग एंड ग्रोथ। सो ही क्लैरिफाइज द लाइफ गोल्स, फाइंडिंग पर्पज। So the humanistic ethos of dialogue consists of 4 dimensions: dialogue of equals, whole person approach, self exploration, meaning and growth. या इस एक और देखिएगा, इस जो आप जब फिलोसॉफिकल डायलॉग की बात करते हैं, सो इट शुड बी कंपेंशनेट। जब हम कहते हैं कैसे होगा, डीप लिसनिंग। मैंने शुरू में जब आपको 10-12 पॉइंट बताए थे, उसमें डीप लिसनिंग इज मोस्ट एसेंशियल, एंड इनसाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड ऑथेंटिक लिविंग। ये जो है तभी होता है जब हम कहते हैं कि फिलोसॉफिकल डायलॉग इज ए कंपैशनेट डायलॉग, एक दूसरों के प्रति एक विनम्रता दिखाने वाला डायलॉग, जहां डीप लिसनिंग हो, इंसाइट एंड रिफ्लेक्शन, इंसाइटफुल रिफ्लेक्शन हो, ऑथेंटिक लिविंग हो। तो डायलॉग मतलब मैंने क्या कहा कि डायलॉग ऑफ इक्वल्स, मतलब सोक्रेटिक इंक्वायरी जो इक्वल्स को, जो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन है वो इक्वल्स के बीच में। एंड द सेकंड, मैंने दूसरी बात मैंने कहा कि होल पर्सन अप्रोच। तीसरी मैंने बात कहा कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन टूल्स की बात है। चौथा मैंने मीनिंग एंड ग्रोथ की बात की। तो ये जो, अगर आप एक कंपेशनेट फिलोसॉफिकल डायलॉग की बात करते हैं तो और डायलॉग के एथोस की बात करते हैं, तो यू मस्ट कंटेन 4 थिंग्स। तो ये एक बात आप ध्यान रखिएगा जिसकी हम बात कहना चाह रहे हैं। दूसरा एक और बात है कि मैंने पहले कहीं वो डाला भी था आपको कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग जो है
वो हमेशा आप देखेंगे कि फिलोसोफाइजिंग वहाँ होता है, फिलोसफिकल काउंसलिंग में फिलोसोफाइजिंग होता है। तो फिलोसफिकल काउंसलिंग आप कह सकते हैं कि जो, क्योंकि मैंने कहा कि फिलोसफिकल काउंसलिंग हमेशा आप फिलोसफिकल काउंसलिंग में आप फिलोसोफाइज करते हैं किसी इशू पर, और वो इशू, उसका व्यक्तिगत इशू, एक कहना चाहिए कि वो बन जाता है एक प्रकार से एक कॉमन दार्शनिक विषय बन जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो सोक्रेटिक मेथड है, उसको फिलोसोफाइजिंग की टेक की भी करने, जिसमें कि रिफ्लेक्शंस वगैरह की बात होती है। तो ये एक बात है। अब हम कुछ और बात कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, जैसे कि फिलोसोफाइजिंग, ये आपको समझ में शायद आना चाहिए फिलोसोफाइजिंग के बारे में, कि मैंने कहा कि हम फिलोसफी में डायलॉग में जब करते हैं तो हम फिलोसोफाइज करते हैं उसको, यानी उस विषय की रिफ्लेक्शन करना सिखाते हैं। जैसे कि मैं इसको और आपको बता दूं कैसे होता है ये। जब मैंने एक बात कही थी कि व्हाट इज द इसेंस ऑफ डायलॉग इन फिलोसफिकल काउंसलिंग, मैंने बात उठाई थी। सो डायलॉग इज फंडामेंटल फॉर्मेट ऑफ फिलोसोफाइजिंग इन काउंसलिंग, राइट। अब कैसे करते हैं इसको? ये जो फिलोसोफाइजिंग जो है, इट ट्रांसफॉर्म्स प्राइवेट प्रॉब्लम्स, अभी थोड़ी देर मैंने कहा कि मेरी अपनी जो प्रॉब्लम है उसको अब मैं एक ऐसी प्रॉब्लम में बदल देता हूं डायलॉग में, जो ह्यूमन कंसर्न हो जाए, ज्यादा व्यापक हो जाए। जैसे कि, तो फिलोसोफाइजिंग की प्रोसेस में इट ट्रांसफॉर्म्स प्राइवेट प्रॉब्लम्स इनटू शेयर्ड ह्यूमन कंसर्न, allowing counseling to see their situation from broader perspective। जब उसको एक वाइडर आप एक ह्यूमन कंसर्न के रूप में देखेंगे, तो फिर वो उसका पर्सपेक्टिव ज्यादा वाइडर हो जाएगा। तो ये फिलोसोफाइजिंग में आप ये काम करते हैं। तीसरा क्या है कि यहाँ जो फिलोसोफाइजिंग की बात हो रही है, वो बिल्कुल कॉन्क्रीट एंड पर्सनल हो रही है। इट इज ऑलवेज टाइड टू द काउंसलर्स लाइफ हिस्ट्री एंड इज लिव्ड एक्सपीरियंस। एक और बात थी वहां पर, कुछ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की आपने बात उठाई थी, तो वहाँ लिव्ड एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं। तो जब हम देखिए, फिलोसफिकल काउंसलिंग की ट्रेनिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। हम एक ये सिखाने की कोशिश करते हैं, आपको बार बार चर्चा करते हैं, वो ये है कि नॉन इम्पोजिशन ऑफ व्यूज। आप जब डायलॉग करें तो ध्यान रखें कि ऑलवेज अवॉइड प्रोजेक्टिंग देयर ओन फिलोसफी टू द काउंसिल। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि आप, काउंसलर मस्ट अवॉइड प्रोजेक्टिंग देयर ओन फिलोसफी इनटू द काउंसिल। दूसरी बात, एक बात हमने बात की अभी, सोक्रेटिक मिडवाइफरी। इट मीन्स व्हाट? हेल्प द काउंसली टू गिव बर्थ टू देयर ओन आइडियाज। वो अपने विचार निकालें, इस तरह से प्रश्न करें, क्वेश्चनिंग करें। एंड तीसरा काम आपका काउंसलिंग करते हुए वो है एनकरेज ऑटोनॉमी। मैंने फ्लो जब बताई थी आपको, उसमें ऑटोनॉमी के शब्द का प्रयोग किया। सो ऑलवेज उसको स्वतंत्र रूप से सोचने दें, राइट। सो एनकरेज ऑटोनॉमी। काउंसलिंग आर गाइडेड टू यूज इंडिपेंडेंट जजमेंट, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर थिंकिंग। ये मैंने सोचा है, ये मेरा विचार है, राइट। चौथा, रोल ऑफ क्लैरिटी। The session is not a symmetrical discussion. There should be focus on counselor's problem, not the counselor's philosophy. So ये रोल ऑफ क्लैरिटी की बात है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो है डायलॉग स्किल्स, कि काउंसलर मस्ट कल्टिवेट sensitivity, empathy, and ability to grasp the unsaid
जो बात कह रहा है तो वो आप उस चीज को ग्रहण करने की कोशिश करो जो उसने नहीं कही है, उसको समझने की कोशिश करो। तो ये 5 चीजें ध्यान रखने की बात है। और ये हम जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये चीज इनकी बात हम करते हैं। तो मैंने ये बात कहा कि नॉन इम्पोजिशन ऑफ योर ओन व्यूज ऑन द काउंसलिंग, Socratic midwifery, help the counselee to give his own idea, give birth to his own idea, encourage autonomy, then role of clarity and dialogue skills. So जो अभी मैंने कहा कि जो बात है, जो डायलॉग जो है इज ए इंटरसब्जेक्टिव। देखिए वहां क्या हो रहा है, इंटर सब्जेक्टिव जब हम बात कह रहे हैं तो यू विल सी द ट्रांजिशन फ्रॉम इनर मोनोलॉग दैट बिकम्स अ शेयर्ड रिफ्लेक्शन। मैं पहले अपने से ही बात कर रहा हूं, अब वो बात और के साथ भी शेयर हो रही है। डायलॉग, हम एक मोनोलॉग को मतलब कई बार हम अपने से ही बात करते हैं। सो द मोनोलॉग इज शेयर्ड टू बिकम द शेयर्ड रिफ्लेक्शन। So dialogue is intersubjective. It is the second, expressing thought requires framing them in an understandable structure. तो इस तरह से कहें कि जो जिनको समझा जा सकता है और जहां से स्पष्टता इसमें आए, क्लैरिटी आए इसके अंदर। सो काउंसलर मस्ट थिंक अलोंग विद द काउंसली, उसके साथ सोचिए, आप इम्पोज मत करिए। हाँ ठीक है, आप ठीक बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है क्या, ऐसी इस तरह से। तो व्हेन आई से दैट थिंक अलोंग विद द काउंसली, तब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शो इंटरेस्ट इन पर्सन्स लाइफ एंड नॉट जस्ट एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी। तो वो आपके पास दर्शन सुनने नहीं आया। सो डायलॉग इज बोथ फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन एंड ए ह्यूमन एनकाउंटर, राइट। ये एक बात है कि ये डायलॉग के बारे में जो आपको जानना चाहिए। दूसरा देखिए, आप देखिए मैंने ये बात पहले भी कही थी, इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि फिलोसोफाइजिंग इज रूटेड इन काउंसलिंग स्पेसिफिक सिचुएशन। आप जनरल फिलोसोफाइज नहीं कर रहे हैं उसके साथ में, केवल उसकी सिचुएशन को लेकर। मतलब सो द फोकस इज ए कॉन्क्रीट फोकस। दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चनिंग ओवर आंसर्स, हमेशा द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस इंक्वायरी नॉट फाइनल सॉल्यूशंस। आप सॉल्यूशन देने की कोशिश नहीं, क्या इंक्वायरी करनी, सो दैट थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग। तो ये बिल्कुल आप इफेक्टिव डायलॉग की बता रहा हूं। एंड देन डिस्कवरी ऑफ लाइफ क्वेश्चंस, काउंसलिंग अनकवर in dialogue their fundamental concerns, which becomes a source of creativity later on. And then equality in dialogue, जिसकी मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। और एक बात और भी बात कह चुका, वो लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग। ये ट्रू डायलॉग रिक्वायर्स अटेंटिव लिसनिंग एंड क्रिएटिव क्वेश्चनिंग अलाइन विद सोक्रेटिक। एक मायोटिक्स होता है, एक कॉन्सेप्ट है सुकरात का, मायोटिक की। आप प्रश्न उस लेवल पे ले जाएं जहां उसके उत्तर ना बने, वहां से फिर आप काउंसलिंग शुरू होती, तब उस पर इंटरेस्ट डेवलप होता है, यर्निंग शुरू होती है। तो फिलोसोफाइजिंग में जब मैं बात कह रहा हूं तो आप समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह। फिलोसोफाइजिंग विद काउंसलिंग is fruitful only when is shared, two or more people engage in a reflective questioning. ये philosophizing is fruitful when shared, जब शेयर करते हैं। और it is a process of cooperation, philosophizing, when counselor and counselee explore meaning together, साथ साथ मीनिंग खोज रहे हैं। काउंसलर रोल इज टू स्टिमुलेट डिस्कवरी, उसे खोज करने की प्रोत्साहन दें उसको, नॉट प्रोवाइड रेडीमेड आंसर्स।
आपको रेडीमेड आंसर देने नहीं, उसको ही खोजने के लिए कहें। और डायलॉग इंटीग्रेट्स फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन विद लिव्ड एक्सपीरियंस, उसका जो अनुभव उसके साथ है। सो दैट विल मेक फिलोसफी प्रैक्टिकल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, वहां दार्शनिक जो होगा। तो मैं इन समरी में जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि philosophizing in dialogue with philosophical counseling, within philosophical counseling, is a collaborative questioning process that respect the counselee's autonomy, his positions and situations, philosophy and concrete realities of life, lived experience in cases, and uses Socratic midwifery to help the individual articulate and refine their own life questions. It is less about delivering wisdom, आप उनको प्रज्ञा नहीं दे रहे हैं, and more about co-creating understanding, co-creating साथ साथ through empathetic reflective dialogue. I am repeating again, this important बात है कि dialogue, it is a philosophizing in that sense, it's a less about delivering wisdom and more about co-creating understanding through empathetic reflective dialogue. ये जो फिलोसोफाइजिंग की बात मैंने की। अब आप इस तरह के जो बात है कि फिलोसफिकल, अब मैं आपको कुछ इशू देता हूं। देखिए, मैंने अभी बात कही कि पहली बात तो मैंने बहुत वक्त कहा, आई एम रिपीटिंग, when you are discussing, you have he comes with a problem, so always move beyond surface level problem solving. इमीडिएट आप वो मत, उससे बचिएगा, वो मत करिएगा। आप क्या करें, एनकरेज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन अजम्पशंस, जो उसके अजम्पशंस हैं, जो उसकी गोल है, उसकी मेथड है, उस पर आप क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एनकरेज करें। एंड देन हेल्प क्लैरिफाई वैल्यूज, refine ideas, align actions with deeper meaning, उनको बात करें। तो मैंने कुछ बात कही थी, और मैं एक केस में आपको बताऊं कि एक लड़का, जवान लड़का के सामने एक प्रॉब्लम है कि मैं दूसरा केस रखता हूं आपको। एक काउंसली, एक व्यक्ति आया और वो कहता है कि वो फंसा हुआ है एक समस्या में। एक तरफ तो उसके पास में आर्थिक सिक्योरिटी को लेकर समस्या है, और दूसरा उसके पास है कि डिजायर फॉर मीनिंगफुल वर्क, कि वो ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है, राइट। अगर मैं उसको छोड़ता हूँ इस काम को तो मुझे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो जाएगी, राइट। और मैं इसमें सक्सेस नहीं, मेरा आई एम नॉट सक्सेसफुल इन दैट। मान लो ये एक उदाहरण है जिसको आप करना, और मैं आपको बता देता हूँ आप करना क्या है। पहली बात तो क्या है कि मैंने आपको एक डायमेंशन सोक्रेटिक क्वेश्चंस की बात की थी। आप तो आप ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई प्रॉब्लम में, तो आप इन प्रश्नों पर, इन स्टेप्स को ध्यान रखिएगा। तो पहले मैंने क्या बात कही थी, देखो, क्लैरिफिकेशन।
कि जब मैंने एक उदाहरण दिया आपको, एक प्रश्न बताया, उसके लिए आपको ध्यान हो, मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका क्या अर्थ है। जब मैं ये बात कह रहा हूं, तब एक बात क्या हो रही है कि डिफाइन द टर्म्स, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लियरली, उसको वो डिफाइन करे क्लियरली, राइट। ये आप देखने की बात है। दूसरा मैंने बात कही थी एजम्पशंस कि व्हाट व्हाट वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, आप किस बात को आप लेके चल रहे हैं। तो जब आप ये बात करें तो प्रैक्टिकल क्या है कि यू हैव टू सरफेस द हिडन बायसेस और डिजाइन इम्प्लीकेशन, उसके अंदर हिडन बायसेस है उनको आपको करना। तीसरा आपको एविडेंस, आपको जो क्वेश्चंस करने हैं ना, मैंने बताया था कि व्हाट सपोर्ट दिस आइडिया। चौथा मैंने एक बात कही थी पर्सपेक्टिव, व्हाट वुड अदर्स से, दूसरे लोग क्या कहेंगे। दूसरा इम्प्लीकेशंस, व्हाट फॉलोज इफ वी एक्ट दिस वे, और रिफ्लेक्शन ऑफ इंक्वायरी, व्हाई आर वी आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो ये इनको ध्यान रखिएगा। और तो इसका मतलब कि आप जब बात करें तो आप इन प्रश्नों को डिफाइन द प्रॉब्लम, ask clarifying questions, challenge assumptions, identify blind spots, examine evidence, test ideas against reality, explore alternatives, consider multiple perspectives, forecast outcomes, डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेज, अगर ये करेंगे तो क्या परिणाम होगा एंड उसके इफेक्ट क्या होंगे, और इसके बाद में रिफ्लेक्ट ऑन दी इंक्वायरी इटसेल्फ। तो ये एक बात है। अब मान लो एक कोई व्यक्ति आता है, ये तो मैंने आपको बताया था कि आप उस एग्जाम्पल करें। वो कह रहा कि एल्डर केयर को लेकर की बात, कोई प्रश्न खड़ा होता है कि भाई मेरे बुजुर्ग को लेकर के हम कैसे देखभाल, आजकल आपको पता हो बुजुर्गों की बड़ी समस्या है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं, लेफ्ट बिहाइंड एल्डरली। ये आपको देखें कि जॉब के लिए बहुत माइग्रेशन हो रहा है, गांवों से कस्बों में, कस्बों से शहरों में, शहरों में से बड़ी सिटी में, बड़ी सिटी से विदेशों में। तो बहुत सारे एल्डरली ऐसे हैं, अब नंबर इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, नॉट ओनली सिटीज बट गाँवों में भी। और मैं बहुत पुराना एक 2010 का एक डेटा है जो मेरी स्टडी का, कि गाँव में 6% उस वक्त मुझे ऐसे एल्डरली मिले जो अकेले रहते हैं। और द प्रॉब्लम इज द केयर। आपको मालूम हमारे यहाँ केयर जो है वो फैमिली के डिपेंडेंट है, विदेशों में तो गवर्नमेंट का काम है उनको। अगर आप अकेले रहते, अमेरिका वगैरह में और जगह, तो सरकार केयर गिवर भेजती है और खाना वाना भेजती है, ये सब इंतजाम कर, दवाइयाँ ववाइयाँ कर। सो द प्रॉब्लम इज दैट आपको एक इंक्वायरी एक बार करें कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, हाउ टू केयर द एल्डरली, समबडी कम्स टू मी। तो उसको आप कैसे चर्चा करेंगे उसके साथ में, या मैंने अभी जो बताया उसको आप छोड़िए। आप ये जो एक ऐसा व्यक्ति है जो वो कहता है कि मैं फंस गया हूं ऐसी जगह कि आई एम नॉट फीलिंग दैट आई एम सक्सेसफुल, और अगर मैं काम छोड़ दूं तो मुझे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो जाएगी। सो व्हाट टू डू, समझ रहे, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, अब आप इस पे क्वेश्चन आंसर बनाइएगा।
आप में से कोई काउंसलर वाला काउंसली बने, कोई व्यक्ति बने कि मैं एक काउंसली आता है, एक व्यक्ति आता है इस प्रॉब्लम के, जो कि एक किसी प्रोफेशन में काम करता है, इसको कह सकते हैं मिड कैरियर प्रोफेशनल, एक होते हैं ना बहुत सारे किसी ऑफिस में, इसमें तो ये कहता है कि मैं आई एम नॉट हैप्पी, आई डोंट फील आई एम सक्सेसफुल इन दैट, और इफ आई लीव द जॉब आई विल बी इन फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, सो व्हाट टू डू। समझे ना? तो कैसे आप उसको बढ़ेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देख फिर आपको और प्रॉब्लम दूंगा, आप ऐसे बढ़े इसमें, मिस्टर एक्स सिचुएशन क्या है, मिस्टर एक्स ए मिडिल लेवल वर्कर ऑफिसर कैरियर इस कंपीटिंग नीड्स हैं, क्या नीड्स हैं? दो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल मतलब एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी, एसेंशियल फॉर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड। एंड सेकंड, वो क्या कहता है? इट्स नॉट मीनिंगफुल वर्क, सो एसेंशियल फॉर इनर फुलफिलमेंट, पर्पस एंड लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन। ये दो बात है। दिस इज द सिचुएशन। अब वहां कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है? बोथ द सिचुएशंस appear mutually exclusive। भाई ये अलग बात है, ये अलग बात है। The work that excites does not guarantee income। अगर मैं अगर मान लो क्योंकि अगर मेरे पास सिक्योर जॉब नहीं होगा तो फील एम्प्टी, अच्छा नहीं लगेगा। अब वो फंसा हुआ है, राइट? दिस इज द प्रॉब्लम। द रिजल्ट इज ही फील्स ट्रैप्ड, ऑस्किलेटिंग बिटवीन द ड्यूटी एंड डिजायर। मेरा परिवार के प्रति ड्यूटी है, या मैं अपने लिए कोई ऐसा सेल्फ फुलफिलिंग जिसमें मेरा मीनिंग पर्पसफुल हो, या मुझे लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन हो, ऐसा काम मुझे मिले। ये एक डायलेमा है, राइट? अब बताओ ये व्हाई दिस इज ए फिलोसॉफिकल डायलेमा? ये फिलोसॉफिकल डायलेमा क्यों है? इस वैल्यू क्लैश है। कौन सी दो वैल्यूज हैं? एक तो सिक्योरिटी वर्सेस फुलफिलमेंट। The philosophical dilemma, he's suffering from philosophical dilemma, right? So अब वो इसका एजम्पशंस क्या है कि मीनिंगफुल वर्क कैन नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर वो छोड़ के दूसरा कोई जॉब देखता है जो मीनिंगफुल लगता है उसके लिए, उससे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी जो परिवार के लिए चाहिए उसका। सो देयर इज ए काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशियल टेंशन। So is life about survival of flourishing, or stability is enough, or must one risk for meaning? So this is the question. When there is no clear career choices, you know, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इस इज ए लाइफ ओरिएंटेशन की बात है, क्वेश्चन ऑफ लाइफ इंटरेस्ट। ठीक है? नाउ अप्लाई सोक्रेटिक इंक्वायरी। अब यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रही है कि सिर्फ नहीं आ रही? मैंने उस सिचुएशन को रखा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो काउंसलिंग के पास आता है कि मैं इस जॉब से सेटिस्फाई नहीं लगता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ, जिसको कहते हैं आई एम नॉट ऑथेंटिकली बिहेविंग, इस जॉब में मुझे मीनिंग नहीं है। मेरा मुझे लगता है कि मैं काम के लिए कर रहा हूँ, पर इट्स नॉट गिविंग सेटिस्फैक्शन टू मी। दिस इज काइंड ऑफ, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मुझे
फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो जाएगी, मुझे कम पैसा मिलेगा, उससे मेरे परिवार की स्टेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी पर असर पड़ेगा। तो दो चीज़ों के बीच में मैंने कहा कि वहाँ पर वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो फिलोसॉफिकल, दिस इज द फिलोसॉफिकल डायलेमा। अब हम इस पर मान लो हम चर्चा करते हैं, मान लो मैं रफली आपको दूंगा आइडिया, देन यू डू ना क्लैरिफिकेशन की बात, एक क्वेश्चन है क्लैरिफिकेशन, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? इज सक्सेस वेल्थ, recognition, or inner peace? Right? How you will proceed? This is the question. The second question would be, are we assuming stability is more valuable than fulfillment? This is assumption है कि भाई अगर मैं रहूंगा तो वहाँ स्टेबिलिटी है, इसमें स्टेबिलिटी, तो the assumption is this questions, are we assuming stability is more valuable than fulfillment? Right? अगर वो क्या कहता है तो what you have to do? Challenge the belief that this always undermines security. उस विश्वास को आप चैलेंज करें जो सिक्योरिटी को अंडरमाइन करता है। नाउ थर्ड बात मैंने बताई, एविडेंस। व्हाट एविडेंस शोज मीनिंग एंड मनी कैन नॉट को एग्जिस्ट? ये दोनों साथ नहीं रह सकते, इसका क्या एविडेंस है? एंड पर्सपेक्टिव, हाउ वुड अदर्स, फैमिली मेंबर्स और फिलोसोफर व्यू दिस प्रॉब्लम? कैसे इस दूसरे लोग देखते हैं? अब यहाँ फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग आप यूज कर सकते हैं। जैसे स्टोइक्स जो है, दे फोकस ऑन वर्च्यू नॉट वेल्थ, एंड देन ब्रिंग द बुद्धिस्टिक नोशन डिटैच फ्रॉम क्रेविंग। हमारे पास जो है कि चारवाक नोशन भी है, एम्ब्रेस प्लेजर्स। ये बहुत सारे फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, व्यू, देन यू कैन डिस्कस देम। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन? इफ यू चूज सिक्योरिटी, व्हाट लाइफ अनफोल्ड, तो क्या चीज होगा? इफ यू चूज मीनिंग, व्हाट अनफोल्ड, तो क्या हो जाएगा? सो दिस इज द सो मैप आउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच पाथ। अगर आप ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, राइट? एंड देन रिफ्लेक्शन एंड इंक्वायरी कि भाई व्हाट इज दिस क्वेश्चनिंग रिवील्ड अबाउट योर प्रायोरिटीज। सो अवेयरनेस दैट द डायलेमा इज नॉट about choosing one over the other, but redefining success। ये बात है। तो काउंसलिंग जो है, जो मैंने अभी एक टेंटेटिव आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया था, काउंसलिंग फोकसेस ऑन व्हाट? यहाँ क्या हो रहा है कि काउंसलिंग हेल्प मिस्टर एक्स reframe success as a spectrum, not a binary। ये और ये है तो ये है, इस तरह की सोच से मैंने उसको कर। सो व्हाट यू हैव टू एक्सप्लोर हाइब्रिड स्ट्रेटेजीज, सिक्योर प्लस मीनिंगफुल साइड। कुछ इस तरह की बात कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर सकते हैं, एंड देन आप उसको गाइड करें कि सी द मीनिंग एंड मनी आर नॉट एब्सोल्यूट अपोजिट्स, दे कैन बी बैलेंस्ड थ्रू क्रिएटिव डिजाइन ऑफ लाइफ चॉइसेस। तो ये जो बात है यहाँ पूरा जो मैंने उदाहरण दिया वो ये था, संक्षिप्त में कहें इसको, कि मिस्टर एक्स इज डायलेमा इज नॉट अबाउट कैरियर, it is about values, identity, and life philosophy. And what is the role of counselor? The role of counselor is to help him move from either or thinking, ये बात है, to both the possibility, or at least to a conscious chosen freedom, कोई consciously choose करिए फिर, right? So this is the meaning of so यहाँ पर ये नहीं कि ये मैंने एक रफली एक स्केच दिया था। मैं
आपको एक मैं जो आप एक प्रॉब्लम दे रहा हूं जिसमें कल आप बना के लाएं। ए यंग पर्सन experiences anxiety about morality after losing a friend। आप ये कर सकते हैं या आप दूसरी एक प्रॉब्लम और दे सकते हैं। एक स्टूडेंट feels pressure to conform to family expectation, hiding their authentic self। परिवार कुछ चाहता है और वो अपना खुद क्या चाहता है, ऐसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस पे आप बनाएं। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एक रिटायर्ड व्यक्ति है जो रिटायरमेंट के बाद में ही फील्स रेस्टलेस डेस्पाइट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फैमिली सपोर्ट। कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि उसको मेंटली फील्स रेस्टलेस, इसके बावजूद कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसके पास में है, उसके फैमिली सपोर्ट है। समझ रही, 3-4 प्रॉब्लम है। इसको आप डिजाइन करिए जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है। यहां पर इन सब केसेस में आप ये चूज करिएगा। तो आप वो मैंने बताया क्लैरिफिकेशन, एजम्पशंस, एविडेंस, पर्सपेक्टिव, इम्प्लीकेशंस, इसमें ध्यान में रखिए, और मेटा रिफ्लेक्शंस। या जैसे मैंने बताया ना एल्डर केयर वाला, कि वो एक व्यक्ति है उसको लगता है कि मैं अपने बुजुर्ग की देखभाल करूं या मैं अपने प्रोफेशन पर ध्यान दूं, मुझे प्रोफेशन में मैं दिक्कत हो रही है, मेरे व्यवसाय में अगर ध्यान देता हूं। इस पर आप बात करें, कल चर्चा करेंगे इन पर, ठीक है। आपसे डायलॉग में कराऊंगा एक्सरसाइज का। चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है। इसको आप सोचिएगा, कल हम यहाँ इनमें से बात करेंगे, या आप बना के लाएं आप में से कोई क्वेश्चन आंसर इस तरह से। चलिए, थैंक यू।